हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में मंथ वाइज करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज नंबर आप 12 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे जनवरी 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले हमने 11 टेस्ट सीरीज कंप्लीट की, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं और इन सभी के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वेरियस इंडेक्सेस में भारत की रैंकिंग पर अक्सर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है ये भी। एक्चुअली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो बताती है किसी भी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, ये बताती है। अगर हम बात करें इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो इसमें प्रथम स्थान पर जो देश है वो है जापान। जापान को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। यहाँ शीर्ष स्थान होने का मतलब ये है कि जापान के नागरिक जो हैं वो 191 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, इसलिए जापान को जो है फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को इसमें 84th पोजीशन यानी 84वां स्थान मिला है। लेकिन यहाँ इस 84th पोजीशन पर भारत अकेला नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से एडिशनल भी फ्रेम किया जा सकता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के साथ कौन से दो देश ऐसे हैं जो सेम ही पोजीशन पर है, तो भारत, तजाकिस्तान और मॉरिटानिया। भारत, तजाकिस्तान और मॉरिटानिया ये संयुक्त रूप से 84th पोजीशन पर हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के नागरिक कितने ऐसे देश हैं जिनमें बिना किसी पूर्व वीज़ा के जो है वो यात्रा कर सकते हैं, तो ये हैं इसमें 58 कंट्रीज़। तो भारत के लिए ये 58 कंट्रीज़, भारत के नागरिक जो हैं 58 कंट्रीज़ में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। अगर इस रैंकिंग में लास्ट वाला हम बात करें, इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, एक लेगाटम संस्थान है। इसके द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक या लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2019 जो जारी की गई थी, इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि रैंकिंग पे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसलिए रैंकिंग के सवाल हमने यहाँ पर आपके लिए रख दिए हैं। और रैंकिंग के लिए एक अलग से हमने करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है कैटेगरी वाइज में, उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको भारत की रैंकिंग सभी वेरियस इंडेक्सेस में मिल जाएगी। अगर हम लेगाटम समृद्धि सूचकांक की बात करते हैं तो ये 2007 से प्रकाशित की जा रही है ये रैंकिंग। इसमें जो आधार लिए गए हैं किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक आप कह सकते हैं जीवन की गुणवत्ता, इसमें कुल मिलाकर 12 सूचकांकों को या 12 उप सूचकांकों को शामिल किया जाता है। 12 फैक्टर्स के बेसिस पर ये सूचकांक तैयार की जाती है। इसमें किसी भी देश में सेफ्टी के या सुरक्षा और बचाव के क्या मेजर्स हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी है यानी पर्सनल फ्रीडम कैसी है, वहाँ के प्रशासन कैसा है, और इन्वायरमेंट से लेकर के स्वास्थ्य तक और एक तरीके से इकोनॉमिक क्वालिटी तक सारे फैक्टर्स को शामिल करते हुए ये सूचकांक जारी की जाती है। इस सूचकांक में अगर हम बात करें शीर्ष पोजीशन पर या फर्स्ट पोजीशन पर है डेनमार्क। तो आपको शीर्ष पोजीशन के याद रखने हैं और भारत की रैंकिंग इसमें ज़रूर याद रखनी है। तो डेनमार्क को पहली पोजीशन मिली है, इसमें नॉर्वे सेकंड पोजीशन पर है। अगर हम भारत की बात करें, भारत को जो है इसमें जो रैंकिंग मिली है इस सूचकांक में वो है 101 पोजीशन पर है भारत इसमें। एंड नेक्स्ट सवाल देखिए, ये करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हमने यूपी के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है। तो स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके लिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील कृषक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये यूपी के करंट से भी है और ये नेशनल करंट में भी शामिल हो जाएगा आराम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखिएगा, लखनऊ है। स्पेशली यूपी के जितने भी करंट्स आएंगे उनको आप जो है कंसीडर करते हुए चलेंगे, याद रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कृषक सम्मेलन जो है वो लखनऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, LGBTQ क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। अब LGBT की फुल फॉर्म आप पहले से ही जानते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अगर आप इस Q की बात करें, इसका Q का मतलब है क्वीयर, तो इसको भी याद रखेंगे, इसका भी मतलब बाइसेक्सुअल से ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्चुअली ये जो टेक महिंद्रा IT कंपनी है, इसने जो अपने कर्मचारी हैं उनके लिए LGBTQ+ नाम की इस योजना को निकाला, इस पहल को निकाला है। इसमें जो है कैंसरों के जो मरीज हैं और जो इनके अभिभावक हैं उनकी हेल्प के लिए एक्चुअली LGBTQ लाया गया है, IT कंपनी जिसका नाम टेक महिंद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जान रहे हैं आप, ये जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम, मंथ वाइज करते हुए आएंगे, जनवरी, फरवरी, फिर लास्ट हम जुलाई का करेंगे, बीच में सारे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गुणवत्ता परिषद QCI द्वारा
जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में खिलौनों का सर्वाधिक आयात किस देश से किया जाता है। अगर हम भारत में खिलौनों का आयात देखें, सबसे ज़्यादा खिलौने बाहर से हमारे देश में कहाँ से मंगाए जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो QCI की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो भारत में 85% खिलौने आते हैं वो चाइना से आते हैं। चाइना से आयात किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है श्रीलंका, तो सेकंड नंबर पे श्रीलंका से आयात किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आएगा चाइना। ये जनवरी का करंट अफेयर्स है। अभी तो चाइना से जितने भी आप ये लगा सकते हैं, एक तरीके से बॉयकट किया गया है चाइना के प्रोडक्ट्स को और उसकी सर्विसेज को भी। तो ये जनवरी की रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है मनी। और इस ऐप के संबंध में नीचे 4 बातें दी गई हैं, जिनमें 3 गलत हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है। आपको पहचानना है कौन सी। तो मनी ऐप, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा आप। मनी ऐप का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ये है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगर इसकी बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो देखने में जिनको प्रॉब्लम होती है या जो लोग देख नहीं पाते हैं, उनकी मदद के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम है मनी, यानी मोबाइल एडेड नोट एंड आइडेंटिफायर। और इसका लॉन्च जो है मुंबई में किया गया था, ना कि दिल्ली में। इसका आंसर, पहले का स्टेटमेंट जो है ये आपको गलत हो जाएगा। तो इसमें बताना है इस ऐप के संबंध में कौन सा विकल्प या तत्व सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगले वाले को अगर हम बात करें, इस जो मनी ऐप है ये एंड्रॉयड मोबाइल और iOS सिस्टम दोनों पे ही ये चलती है। और इस ऐप के माध्यम से जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो नोटों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के ये एप्लीकेशन चलती है। और इस ऐप के माध्यम से जो इसका उपयोग करता होगा वो कैमरे का इस्तेमाल करके नोटों को स्कैन कर सकता है। और ये ऐप जो है नोटों को पहचान कर हिंदी और अंग्रेजी में बोलकर जानकारी देती है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन, ये तीनों ही सही हो जाते हैं। बट ये अगर नहीं बोला है इसमें, तो इसका आंसर, ये दिल्ली में लॉन्च नहीं था, इसका मुंबई में था। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इतनी जानकारी इस ऐप के बारे में आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मार्च 2020 तक भारतीय सेना में शामिल होने वाली उन्नत सारंग तोप को जो है निम्न में से किस गन फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। तो ये रक्षा का, ये डिफेंस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है, इसका याद रखेंगे। गन कैरेज फैक्ट्री जो कि है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, इसको आप बोलते हैं GCF, गन कैरेज फैक्ट्री। इसी ने बनाई है सारंग तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर अगला है, इंसेक्टिसाइड इंडिया को किस स्थान पर कीटनाशक इकाई के रूप में स्थापित किया जा रहा है, या इसको स्थापित करने के लिए हरित मंजूरी मिल गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिसंबर 2020 में इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड IIL को जो है भरूच, कहाँ पर है, गुजरात में, गुजरात के भरूच में कीटनाशक इकाई स्थापित करने की हरित मंजूरी मिली है। टी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में वैज्ञानिकों को छोटे मेंढक होते हैं, छोटे मेंढकों की 3 नई प्रजातियों का पता चला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन तीनों जो प्रजाति मेंढक की पाई गई हैं, इनके नामों को देकर भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आपको बोलेगा इन 3 मेंढकों में से 2 मेंढकों की जो प्रजातियों के नाम दे देगा और तीसरी की पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पूछा हुआ है कि किस राज्य में इन वैज्ञानिकों ने इन छोटे मेंढकों की 3 प्रजातियों का पता लगाया है। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। और इसको जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश का जो सुबनसिरी जिला है, इसमें एक टेले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। टेले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं से प्राप्त की गई हैं। अगर हम इन तीनों प्रजातियों की बात करें, इन तीनों प्रजातियों के नाम पूछ सकता है मेंढक की। ये है लियोराना हिमालयाना, लियोराना इंडिका, लियोराना मिंटा। ये 3 प्रजातियां मेंढक की पाई गई हैं अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो लाल सूची, या जिसे आप कहते हैं रेड डेटा लिस्ट या रेड लिस्ट, इसको जारी करती है। ये जारी करने वाली संस्था है, इसका नाम आप जानते हैं, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल, इस संस्था का हेडक्वार्टर आपसे पूछता है, तो ये ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है IUCN का हेडक्वार्टर। और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एक्चुअली जो IUCN रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, इसमें उन जानवरों की, उन जीव जंतुओं की लिस्ट होती है जो या तो इस धरती से बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके हैं, या विलुप्त होने की कगार पर हैं, या खतरे में हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज बनाकर इसको डिस्क्राइब किया जाता है इस रेड डेटा लिस्ट में। अगर हम इस साल की बात करें,
2020 में, जनवरी 2020 में जो यांगजी रिवर है, यांगजी रिवर में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है पैडल फिश। पैडल फिश को जो है 6 जनवरी को IUCN ने विलुप्त घोषित किया है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में इसको रखा है। और इसको जो है पैडल फिश को स्वार्ड फिश या फिर एलिफेंट फिश भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट सवाल देखें। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी या लैंड कैनियन की खोज की गई है? सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे करंट अफेयर्स को आपको नहीं पढ़ना होता, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं। इवेंट्स तो दिन में कई सारे पूरे देश में, विदेश में, हर राज्य में अलग अलग घटित होते ही रहते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ जिनकी चांसेस ज़्यादा होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करना होता है एग्जाम के लिए। तो वही कलेक्शन आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। जितनी भी सीरीज़ हमने की हैं आप सभी चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, सबसे गहरी जो भूमि घाटी लैंड कैनियन है वो पाई गई है जो दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का। दक्षिणी ध्रुव पे आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी घाटी लैंड कैनियन पाई गई है। और ये लैंड कैनियन जो अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर है, इसका नाम है डेनमैन नाम का एक ग्लेशियर है, उसी के नीचे ये मिली है घाटी। अब इसकी अगर गहराई की बात करें समुद्र तल से, ये गहरी जो है वो 3.5 किलोमीटर गहरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2019 के मध्य 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2019 कहाँ पर संपन्न की गई है? देखिए, ये हुई है तिरुवनंतपुरम केरल में। तिरुवनंतपुरम केरल में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। और इसका थीम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसका थीम था एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवपरिवर्तन, या इंग्लिश में कह सकते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है? ये क्वेश्चन आप पहले से जान रहे हैं। केवलर का इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए। और अभी हाल ही में भारत ने अपनी स्वदेशी विकसित एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है जिसका नाम है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, आपसे यही पूछ सकता है कि सर्वत्र कवच इनमें से क्या है? तो सर्वत्र कवच इनमें से क्या है? ये एक ब्लड प्रूफ जैकेट का नाम है जो बनाई गई है किसके द्वारा? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। तो ये अनूप मिश्रा हैं। अनूप मिश्रा, इनको जो है जो सेना के प्रमुख जनरल विपिन रावत हैं उनके द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस ब्लड प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक नए अध्ययन के अनुसार ये पता लगा है कि कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करके ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पैदा कर सकती हैं। ये चट्टानें कौन सी हैं? देखिए, जो ज्वालामुखी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, इसके बाहर आने से जो चट्टानें बनती हैं उसके संचय के कारण बहुत सारा कार्बन का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, यही कार्बन उत्सर्जन जो है एक तरीके से क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये अभी रिसर्च की गई है इस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टानें भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व ऐसे हैं जो इंद्रधनुष अभियान से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंद्रधनुष अभियान जो है भारत सरकार का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इसके द्वारा 25 दिसंबर 2014 में, पुराना है, 25 दिसंबर 2014 को जो है ये सुशासन दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2020 तक बच्चों को जो है 2020 तक बच्चों का टीकाकरण करने से इसका मतलब है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, ये 7 रंग रिप्रेजेंट करते हैं 7 बीमारियों के टीके से। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 7 बीमारियों के टीकाकरण की बात की गई है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, तपेदिक है, बुखार है, और तपेदिक हो गया, और ये खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये बीमारियां हैं। इसके टीकाकरण इस अभियान के अंतर्गत किए जाते हैं सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? बहुत खास क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। ये एम्स के डॉक्टर रह चुके हैं। तो एम्स के जो ENT यानी नाक कान गला वाला डिपार्टमेंट था, उसके ये डॉक्टर रह चुके हैं। और ये अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, 28 दिसंबर 2019 को कौन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला
बन गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एक तरीके से एजेंसी है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, नासा की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है कभी कभी, अब तो खैर नहीं पूछेगा, जनरल क्वेश्चन है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी की एक यात्री हैं जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में जो है सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। 289 डेज रही हैं ये ISS या इस स्टेशन पर। और इससे पहले जो है 2016-17 में महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी वेटन, ये पैगी वेटन जो है ये 288 दिन 288 डेज रही थी। लेकिन अब ये जो 2 फरवरी तक यहाँ रही थी, सॉरी 6 फरवरी तक जो है ये 6 फरवरी तक अंतरिक्ष में रही थी। तो कुल मिलाकर ये 300 डेज से ऊपर पहुंच चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्योंकि इनको क्रॉस करना है तो 289 डेज करके ही ये जो है विश्व की पहली महिला बन गई जो सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रही हैं, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। 11 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जीर्णोद्धार किए गए कोलकाता के 4 प्रमुख धरोहर भवन हैं, इनको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें जो है घरे बायरे नाम की एक कलाकृति बनी हुई है, घरे बायरे नाम की एक कलाकृति है। इनमें से चारों में से किस में है? तो 4 जो प्रमुख धरोहर भवन हैं वो ये हैं जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। इनमें से एक में बनी हुई है घरे बायरे नाम की कलाकृति, वो बताना है आपको। तो देखिए इसको भी याद रखिएगा। इन भवनों में एक तो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग है, और वेलवेडियर हाउस है, एक मेटकॉफ हाउस है और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। ये 4 शामिल हैं। इन चारों में से अगर हम बात करें ओल्ड करेंसी बिल्डिंग की, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में जो है नेक्स्ट जो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग बनाई गई है इसी में है ये वाली घरे बायरे कलाकृति। तो इसको याद रखेंगे। अगर इन चारों के नाम पूछेगा तो आप चारों के नाम भी याद रखेंगे, ये चारों ही हैं इसमें, लेकिन इसमें ये वाली कलाकृति आइडेंटिफाई करनी है तो आपको ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है। 11 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ में भागीदारी की और इस अवसर पर उन्होंने अनेक कार्यों का शुभारंभ किया। इस संबंध में कौन से विकल्प तथ्य सही नहीं है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। एक तो ये पूछ सकता है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की कौन सी वर्षगांठ में जो है सेलिब्रेट की गई, ये भी तो 150वीं वर्षगांठ है ये। तो इसमें पहला स्टेटमेंट अगर पहला ऑप्शन देखें, प्रधानमंत्री ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पट्टिका का अनावरण किया, ये सही है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाने की घोषणा की है, यही है गलत। यानी आपको जो सुनना, जो तथ्य सही नहीं है, तथ्य सही नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये गलत है। और अगर आपसे अलग से क्वेश्चन में फ्रेम करता है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब क्या कर दिया जाएगा या क्या हो गया है, तो इसको आप ऐसे आंसर करेंगे। इस अवसर पर जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। फिर से सुन लीजिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी इसके अलावा जो 2 तथ्य और दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ये भी ठीक हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ड्राई डॉक में जो कोचीन कोलकाता जहाज मरम्मत इकाई की उन्नत जहाज मरम्मत की सुविधा का उद्घाटन भी किया गया है, और ये भी ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका बी सही आंसर रहेगा, बाकी स्टेटमेंट जो फैक्ट हैं वो सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए। संघाई सहयोग संगठन, इसके 8 अजूबों की सूची में कौन सा शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये पे। तो यहाँ अगर हम बात करें जनवरी 2020 में संघाई सहयोग संगठन, जिसे SCO कहते हैं आप, इसमें भारत की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है 8 अजूबे में। तो इसको बोलते हैं हम 8 वंडर्स ऑफ SCO, 8 वंडर्स ऑफ SCO। इसका उद्देश्य सिर्फ जो पर्यटन होता है इन देशों में, पर्यटन को बढ़ाना है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसको SCO के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। अब ये 8 अजूबे कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये रही लिस्ट आपके सामने, देखिए इसमें SCO के जो 8 अजूबे हैं वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की तरफ से इसमें शामिल है। ये 8 अजूबे के नाम है ये, और इनके देश के नाम है। दामिंग पैलेस है, दामिंग पैलेस कहाँ पर है? चाइना में है। मुगल विरासत पाकिस्तान में है। ये साइट्स के नाम है एक्चुअली, लाहौर मुगल विरासत पाकिस्तान में है, नवरूज पैलेस पाकिस्तान में है, और तमगली गुर्ज कजाकिस्तान में है, पोई कलान कॉम्प्लेक्स ये उज्बेकिस्तान में है, और टी गोल्डन रिंग रशिया में है। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो इसमें देखिए लाहौर का किला इसमें से नहीं है, तो 8 अजूबों में ये शामिल नहीं है लाहौर का किला। द गोल्डन रिंग
सॉरी दामिंग पैलेस और तमगली गॉर्ज, ये सब 8 अजूबों में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, और अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी एससीओ के 8 अजूबों में आता है नहीं, तो आंसर होगा यस आता है, अभी शामिल किया गया है जनवरी 2020 में ही। और आप जानते हैं जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, देश के पहले गृहमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ बनाया गया है इसको? गुजरात में है ये, नर्मदा नदी के तट पर है ये, सरदार सरोवर डैम के पास में। और अगर आपसे पूछे इस प्रतिमा के जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसके डिज़ाइन भारतीय मूर्तिकार कौन है ये आपको याद है, रामवी सुतार हैं, ये रामवी सुतार ने इसको डिज़ाइन किया था। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपसे फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपी का करंट अफेयर्स में भी शामिल किया जाएगा। भारत के पहले किन्नर यानी ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है? इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें आप याद रखेंगे जो ये विश्वविद्यालय है ये अपने आप में अनोखा विश्वविद्यालय, अनोखा पहल है। इसको बनाया जा रहा है ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर एजुकेशन सर्विस ट्रस्ट के द्वारा। और इसको जो है अगर आप बात करें यूपी के जो ये विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जो फाजिल नगर ब्लॉक है, फाजिल नगर ब्लॉक में स्थित है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। तो ये देखिए अगर इसकी हम बात करें, ये देश में अपनी तरह का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर जो किन्नर समुदाय है, किन्नर समुदाय के लोग यहाँ आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इस विश्वविद्यालय में जो किन्नर समुदाय के सदस्य हैं वो कक्षा 1 से लेकर, यहाँ पहले क्या प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के पीजी तक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा और पीएचडी तक की यहाँ डिग्रियाँ इसमें मिल सकेंगी। किसके लिए हैं? सिर्फ ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 22 दिसंबर 2019 को गैलापागोस द्वीप समूह में ईंधन फैलने के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान को नियंत्रित करने के लिए किस देश ने इमरजेंसी की घोषणा की? तो ये देश है इक्वाडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसको। यहाँ पर इक्वाडोर ने जो है ये आपातकाल घोषित किया था क्योंकि यहाँ पर जो एक पोत था जो जिसमें 600 गैलन डीजल से भरा हुआ था और उसके लीक हो जाने की वजह से जो है कंटेनर में जो लदा हुआ था सारा डीजल जो है रिस गया बह जाने की वजह से। यहाँ पर चारों ओर पानी से घिरे लैटिन अमेरिकी गैलापागोस द्वीप है, इस पर या इसकी वजह से हो रहे पर्यावरण नुकसान को देखते हुए ये इमरजेंसी घोषित की गई थी इक्वाडोर के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें गैलापागोस द्वीप समूह को, तो ये यूनेस्को की विश्व हेरिटेज लिस्ट में शामिल है पहले से ही। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में किस संस्था ने बेल्जियम के कार्निवल ऑफ अटलस्ट को मानवता की अमूर्त विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनिटी इससे जो है इस सूची से बाहर किया था? एक्चुअली यहाँ यूनिटी नहीं होगा, ये होगा ह्यूमैनिटी। तो इसको याद रखिएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कार्निवल ऑफ अल्टस्ट, ठीक है, अलस्ट, इसको जो है कार्निवल ऑफ अलस्ट को जो है यूनेस्को की लिस्ट होती है ये, इसने इसको बाहर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2017-2018 की राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। 2018 का ये पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? अगर 2018 की बात करें तो 2018 की जो संगीत निर्देशक या म्यूजिक डायरेक्टर हैं कुलदीप सिंह को दिया गया था 2018 वाला। 2017 की बात करें तो ये गायिका सुमन कल्याणपुर को मिला था 2017 वाला। 2018 वाला मिला है किसको? कुलदीप सिंह को। लेकिन अनाउंसमेंट कब हुई है इनकी? अभी हुई है फिलहाल में ही, इस साल में। नेक्स्ट सवाल, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? ये हैं वासुदेव मोही हैं। देखिए इसमें जो है वासुदेव मोही 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए थे। उनकी एक किताब है, कहानी संग्रह है जिसका नाम है चेक बुक। ये भी याद रखिएगा, चेक बुक के लिए इनको 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। और इससे पहले 2018 की बात करें, 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2018 में तेलुगु कवि थे डॉक्टर के शिवा रेड्डी, उनके काव्य संग्रह जिसका नाम है पक्की ओती गिलिते के लिए दिया गया था। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी ही। चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण के तहत प्रस्तावित सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है? एग्जैक्ट फिगर याद रखिए, 1,25,000 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मार्च 2020 में किस राज्य में चाप चार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया है? चाप चार कूट महोत्सव किस लिए मनाया जाता है? ये हमने जो
इस महोत्सव को तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन एक झूम कल्टीवेशन सॉरी या झूम ऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसी से संबंधित है। झूम खेती में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाकों में खेती की जाती है, वो पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर जो जंगल होते हैं उनको जंगल को साफ करते जाते हैं, फिर जंगलों को जला दिया जाता है, जंगलों के अवशेष को साफ किया जाता है। इसी के दौरान जो है मिज़ोरम के लोग जो है झूम ऑपरेशन के बाद में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जलने के बाद अवशेष बचते हैं उनको साफ करने के बाद में इस त्योहार को जो है मिज़ोरम में मनाया जाता है। इसको ऑप्शन सी, ये चारकूट महोत्सव है इसका नाम। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 जनवरी 2020 को देश भर में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य थीम आपको बताना है क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2020 को देश भर में 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, और 2020 के लिए इसका थीम ये रहा, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ऑप्शन डी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता यानी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। ये दोनों को याद रखना है। अब अगर हम बात करें 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 25 जनवरी को ही भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस दिन को जो है नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट चलेंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं आप इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये है 24 जनवरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। इसका थीम भी पूछ सकता है आपको, तो 24 जनवरी 2020 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसका थीम था लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना, लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, आएगा जरूर ये। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह कब मनाया गया है? तो ये देखिए सप्ताह था 20 से लेकर के 26 जनवरी, 20 से लेकर के 26 जनवरी को देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया गया है। अब ये योजना कब शुरू की गई थी ये भी पूछ सकता है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन यूपी के करंट से कनेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 2019 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू की है? अब इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश का राज्य सड़क परिवहन निगम है, इसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक एक हेल्पलाइन नंबर है, ये एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। और इस हेल्पलाइन नंबर को, जो नंबर इसमें शामिल है वो क्या है? 81142, और ये 5 टाइम्स 7 है, 5 टाइम्स 7 है ये हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए है उत्तर प्रदेश की। एक्चुअली दामिनी हेल्पलाइन एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा है जो निर्भया योजना का एक हिस्सा है। अब ये जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चालू रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर जिसे हम कहते हैं धनु यात्रा का आयोजन जो है भारत के किस राज्य में होता है? इसको फिक्स कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उड़ीसा का है ये। तो धनु यात्रा उड़ीसा के बरगढ़ जिले में मनाया जाने वाला एक वार्षिक ओपन थिएटर परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर ये जो है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। यहाँ पर जो है इसमें जो भगवान कृष्ण है और उनके मामा कंस की जो पौराणिक कथाएं हैं उस पर ये पूरा बेस्ड होता है। ठीक, तो इस आयोजन को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज कराया जा चुका है पहले ही। अगर हम बात करें किसकी, धनु यात्रा 2020 की, इसका आयोजन 31 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2020 के बीच में किया गया था। ओपन एयर थिएटर है ये, खुले में थिएटर को, मंच को, एक तरीके से रंगमंच को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो कल का 11वां टेस्ट सीरीज था उसके हैं, वहाँ से हमने 24 तक किए थे, तो वहाँ के भी कंटिन्यू कर लेते हैं। 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ के उत्तर प्रदेश में किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या थी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करें तो इसमें 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव या 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल, इसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इस महोत्सव की थीम रखी गई थी फिट यूथ फिट इंडिया। ऑप्शन ए फिट यूथ फिट इंडिया इस कार्यक्रम की क्या थी, थीम रही थी। और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी की जो 157वीं जयंती पर इस महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस तिथि को, किस वर्ष को जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, आप देंगे कमेंट में लिख करके, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कितने समुद्री तटों का चयन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये है 13 समुद्र तटों का चयन किया गया है। इसमें एडिशनल जानकारी आपके लिए पूछी जा सकती है। एक्चुअली इस जो ब्लू फ्लैग है, इसमें होता क्या है, ब्लू फ्लैग में जो है जो पर्यावरणीय गुण है और समुद्री तटों पर स्वच्छता का एक ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर पर्यटकों को स्वच्छ और साफ पानी, बुनियादी ढांचा, इन सब की जो है सुविधाएं, ये फैसिलिटी जो है उपलब्ध करवाता है। सबसे अधिक जो 566 ब्लू फ्लैग है, वो ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, ये स्पेन के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो ब्लू फ्लैग वाले जो समुद्र तट हैं वो किस देश में है? स्पेन के अंदर है। अगर हम भारत की बात करें तो उड़ीसा के जो कोणार्क तट है उस पर एक चंद्रभागा समुद्र तट है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला हमारे देश का पहला समुद्र तट है, ये भी याद रखिएगा। और फिलहाल इसका आंसर 13 समुद्र तट को चुना गया ब्लैक फ्लैग के लिए, ब्लू फ्लैग के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 13 जनवरी 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा देश में सभी ड्रोनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण करने की लास्ट डेट इसके अकॉर्डिंग क्या थी? तो 13 जनवरी को जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, देश में जितने भी ड्रोन्स यूज़ करते हैं व्यक्ति, उन ड्रोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया था। इसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी 2020। ए ऑप्शन 31 जनवरी 2020 इसकी लास्ट डेट थी। इसमें क्या है, जो रजिस्टर्ड ड्रोन होंगे, ड्रोन एक्चुअली, ठीक है, तो इसमें जो है जो ड्रोन के उपयोग करता है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में एक डिजिटल स्काई नामक एक इनका ऑनलाइन पोर्टल आता है, उस पर ये रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और जिनके पास इनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होंगे इन ड्रोन्स के, या डिजिटल स्काई पे ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो उनको अवैध घोषित किया जाएगा। और उसके लिए जो है एक तरीके से सजा के प्रावधान भी इसमें, दंड संहिता के कुछ प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संबंध में कौन से विकल्प, कौन से तथ्य सही नहीं हैं? अगर हम पहले की बात करें, अक्टूबर 2018 में अनुमानित लागत राशि 415 करोड़ रुपए के साथ में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया गया था। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम सेकंड की बात करें, इस योजना का ये योजना जो है व्यापक और समन्वित तरीके से जो है सभी प्रकार के जो साइबर अपराध हैं उनसे निपटने के लिए बनाई गई है। तो ये भी ठीक है। इस योजना के 6 घटक नहीं है जबकि 7 घटक है। 7 घटक में से कौन कौन से किस किस पर काम करती है ये योजना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, तो इसमें आंसर होगा 7। अब इसमें कौन कौन से शामिल है घटक, वो अब इनको भी सुन लीजिएगा। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स है इसमें, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है इसमें, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है इसमें, नेशनल साइबर क्राइम, इसमें इस तरह की मिलाकर कुल 7 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री की पहल पर 15 राज्यों में, देखिए 15 राज्यों में जो है 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है। तो ये पहला, दूसरा और ये लास्ट, ये स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन में करेक्ट है, बट ये गलत है, यही हमको चुनना था। इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2020 को किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? अभी आपने सुना होगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, ये क्वेश्चन भी आता है। और ये विज्ञान कांग्रेस क्या है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 जनवरी 2020 को जो किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, यानी कर्नाटक में किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अगर इतिहास देखें तो इसमें 107 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी के बीच में किया गया था। याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय इंडियन साइंस कांग्रेस की। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो एक तरीके से आयोजन था वो 3 से 7 जनवरी के बीच में किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में, यानी कहाँ पर? ये कर्नाटक में। तो किसान विज्ञान कांग्रेस, अगर आपसे पूछे एग्जाम में किसान विज्ञान कांग्रेस और भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इन दोनों में से किसी का भी आयोजन पूछे, सेम प्लेस पर ही हुआ है दोनों का, ठीक है। अब इसमें जो है एडिशनल ये हुआ है कि जो किसान विज्ञान कांग्रेस है, ये इसी विज्ञान जो हमारी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। और इस पर जो है
एक तरीके से भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंग के रूप में ही इसको पहली बार यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसका थीम रखा गया था किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। फिर से सुन लीजिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार, ये इसकी थीम थी। तो दोनों के प्लेस भारतीय विज्ञान कांग्रेस या किसान विज्ञान कांग्रेस, दोनों का आयोजन बेंगलुरु में ही किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। और ये किसान विज्ञान कांग्रेस किसका अंग थी भारत में पहली बार? ये इंडियन साइंस कांग्रेस या भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ही अंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2020 को पहली खाद्य प्रसंस्करण शिखर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? लद्दाख में किया गया था। ये पहली है, प्रथम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर अगला है, वर्ष 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मानव मिशन के लिए विश्व स्तरीय मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने जा रहा है? सी ऑप्शन है ये चलकेरे में। चलकेरे कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो इस इसरो के इस मानव मिशन के लिए कर्नाटक में स्थित जो चलकेरे है चित्रदुर्ग, इसमें विश्व स्तर का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सभी राजपत्र सूचनाओं के लिए भारत का पहला ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है? भारत में अपनी किस्म का पहला ई गजट पोर्टल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओडिशा है ये, ठीक है। ओडिशा के 2-3 करंट अफेयर्स बने थे जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। तो ओडिशा सरकार ने ई गजट पोर्टल खोला, जिसे आप egazetoodisha.nic.in पर जा करके देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा पहला गुड गवर्नेंस इंडेक्स, पहला है भाई ये, पहला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इसके संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। इस इंडेक्स के तहत जो जारी समग्र सूचकांक है, कॉम्पोजिट रैंकिंग है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में तमिलनाडु को शीर्ष स्थान मिला है। आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। अगर पहले की बात करें, इसके तहत जो कंपोजिट सूचकांक इसमें आया है, अगर इसकी बात करें, इसमें जो समग्र कंपोजिट रैंकिंग है, इसमें तमिलनाडु को शीर्ष स्थान मिला है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, इसमें दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये गलत है। क्योंकि अगर इसमें हम केंद्र शासित प्रदेशों में देख रहे हैं तो दिल्ली को नहीं मिला है ये कंपोजिट रैंकिंग में। केंद्र शासित प्रदेशों में पौंडीचेरी को मिला है, पहली पोजीशन पौंडीचेरी को, ना कि दिल्ली को है। तो इसमें पहला सही है। और अगर थर्ड देखें, समग्र सूचकांक में उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये सही है, हिमाचल को ही मिला है। और देखिए इसमें से कौन कौन से ठीक हो जाएंगे फिर, अब पहला और थर्ड बिल्कुल ठीक है। तो ये रहे हमारे जनवरी 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने यहाँ कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।